आज करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। और देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का पहले लेके चल रहे हैं किसका, ऑपरेटिंग वाला पार्ट। अभी फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग वाले पार्ट को भी पढ़ लेते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास अपने नोट्स, अच्छा नोट्स तो मैंने दिए नहीं आप लोगों को भी। हाँ ठीक है, प्रिंटर ठीक हो गया है। अब मैं कल प्रिंट निकाल लूंगा तो मंडे को या ट्यूसडे को यू विल गेट इट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये सारी की सारी थ्योरेटिकल चीजें पढ़ी। आपको मैंने बिना रटने वाले तरीके से फॉर्मेट या स्ट्रक्चर बताया था। अगर आपको ध्यान होगा तो बहुत अच्छा, नहीं ध्यान हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर से समझ में आएगा। हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी की शुरुआत होती है नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से। अब हमने ये सब तो सीख लिया, लेकिन इसे अप्लाई कैसे करना वो भी जानेंगे। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट को प्लस किया, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट को माइनस किया। ये सारी रिसिप्ट मेजरली आपको क्वेश्चन में दिखेंगी। डिक्रीज इंक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, टैक्स का ट्रीटमेंट करते हैं रिफंड माइनस करने के बाद, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लस माइनस करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का डिस्कशन भी मैंने पिछली क्लास में आपके साथ कर दिया था। ठीक है। कैश फ्लो अगर पॉजिटिव है और कैश यूज्ड अगर वो नेगेटिव है तो दिख जाएगा। फिर चलते हैं आपके पास कहाँ पर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो चला, ये आपके पास है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग का इनफ्लो कब होगा, जब आप किसी टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट्स को, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को या इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे। यू विल गेट द मनी। देखो यही दिखा सारा, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ फिक्सचर, सेल ऑफ गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। अगर अगर गुडविल की वैल्यू कम हो रही है तो उसे डिक्रीज इन गुडविल या अमोर्टाइजेशन बोलेंगे, जब तक कि गुडविल के बारे में सेल शब्द ना लगाओ। सेल होगा तब हम उसे सेल मानेंगे। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी। करंट इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, इसलिए वो यहाँ नहीं आता है। रिपेमेंट रिसीव्ड ऑफ लोन एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लोन जो थे, अगर आपने क्या कर दिए थे, उसका पैसा आपको वापस मिल गया। किसी को लोन दिया था, उसने कहा हमारा, अब हम आपका पैसा वापस कर रहे हैं, वो भी आपका इन्फ्लो है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, जैसे रिसीव्स ऑफ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी, उन पे कोई इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, रेंट मिल गया, ये वाला भी। और इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, कौन सा वाला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला भी। ये सब प्लस होता है। तो माइनस क्या होता है भाई, परचेज ऑफ मशीनरी माइनस होगा। देख रहे हैं आप यहाँ पर क्या होगा, परचेज ऑफ मशीनरी, ये आप माइनस करते हैं। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ नॉन करंट करंट इन्वेस्टमेंट अदर देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कौन से वाले, ऊपर वाले, उनको नहीं, हाँ वो कैश इक्विवेलेंट वाले। परचेज ऑफ गुडविल या ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, इसका आउटफ्लो क्या लगेगा आपका। कोई नहीं, आ जाओ, दरवाजा ढंग से बंद करो। लोन दे दिया किसी को आपने, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों, वो लोन दे दिया, पर आपने क्या कर दिया, कैपिटल गेन टैक्स अगर पे कर दिया। इतना आसान है, प्लस माइनस ही तो करना है। जितनी टेक्निकलिटीज जो है किसके अंदर, ऑपरेटिंग के इसके अंदर तो है ही नहीं वो, इसलिए काम आसान हो गया। चलो जी ठीक है। तो इसमें याद करने लायक कुछ भी नहीं है। इनफ्लो होगा तो प्लस करना, आउटफ्लो होगा तो माइनस करना है। कहीं ऐसा नहीं रखना कि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर है या आफ्टर, कुछ नहीं, सीधा प्लस सीधा माइनस बस। हाँ इतना करेंगे हम, प्लस वालों को ऊपर वाली तरफ रखेंगे, माइनस वालों को नीचे की तरफ रखेंगे, ताकि हमसे सब्ट्रैक्शन आराम से हो जाए। अभी मैं करके दिखाऊंगा बड़ा क्वेश्चन एक बार, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ कंपटीशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ बोरोइंग डिबेंचर इंक्लूडिंग प्रीमियम। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स हो गया, दिख रहा है इश्यू ऑफ, क्या बोले हम आपसे यहाँ पर, इक्विटी शेयर का इशू, प्रेफरेंस शेयर का इशू, लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिबेंचर एंड लोन, लोन रिसीव शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ये सब मिल गया आपके पास, ठीक है। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट, ये भी क्या कहलाएगा, फाइनेंसिंग कहलाएगा। एक बच्चा मुझसे पूछा कैश क्रेडिट क्या है जी, मैं बोला आप बैंक से पैसा उधार करके लिया, मतलब महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, पर्सनल लोन टाइप की चीज जो कि आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करनी होती है। ये रिडम्पशन है, रिपेमेंट, प्रीमियम मिला के। जैसे प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हो गया प्रीमियम के साथ, डिबेंचर का रिडम्पशन हो गया प्रीमियम के साथ है। पेमेंट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, पेमेंट रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पेमेंट ऑफ प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर्स, नोट नंबर 6 पे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बताऊंगा कैसे करना है। रिपेमेंट ऑफ लोन, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ये आपने वापस कर दिया। इंटरम डिविडेंड पेड, फाइनल डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग, पेमेंट ऑफ शेयर्स इशू एक्सपेंसेस और अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम था आपका, ठीक है जी। पेमेंट और बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड टैक्स, ये वाला। हाँ, क्या इश्यू ऑफ शेयर हर बार होगा, क्या आईपीओ आपका हर बार निकलेगा, एक ही बार निकलता है, या फिर हद से 2 बार 3 बार, उससे ज्यादा तो है नहीं। अब जैसे ग्रो का आईपीओ निकला, पेटीएम का आईपीओ निकला, कितने सारे आईपीओ निकले, एक ही है ना।
हाँ वो फिजिक्स वाला तो पुराना हो गया, मैं तुम्हें रिसेंट बोल रहा हूँ। ग्रो वाले आईपीओ की कल परसों डेट खत्म हुई थी उसकी। है। एफपीओ की फुल फॉर्म बता क्या है। बोलना क्या है। एफपीओ की फुल फॉर्म बता। कहाँ पढ़ा, कहाँ एफपीओ तुमने कहाँ पढ़ा। अच्छा भाई साहब, मैंने तुमसे क्या बोला। पहली बार जब आप अपनी कंपनी को लिस्टिंग कर रहे हो तो आपने आईपीओ निकाला। ठीक है। और आपने क्या कर दिया कि अपनी कैपिटल का सिर्फ 60% आईपीओ निकाला। 40% बच गया, जब मन करेगा बाद में निकालेंगे। वो भी तो ऐसे थोड़ी होगा कि इस साल तुमने अपना आईपीओ निकाला, उसके बाद तुमने फॉलो अप आईपीओ निकाल लिया, वो थोड़ी होगा। अरे भाई, वो तो लोग कहेंगे तुम मजाक चल रहे हैं। और निकालना था एक ही बार में निकालते। तो जितनी जनरल कंपनियां होती हैं क्या करती हैं, अपना मार्केट वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए अपनी इक्विटी को, जैसे मान लिया जाए इन्होंने बोला कि भाई हमें चाहिए 2,000 करोड़ रुपया। इनकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इन्होंने बोल दिया हमें 2,000 करोड़ रुपया चाहिए। इन्होंने क्या कर दिया कि उसमें से 800 करोड़ रुपए के जो शेयर्स हैं वो अभी इशू कर दिए। तो पता है ग्रो ने अपना शेयर कितना, 2 रुपए का एक शेयर है। तो 2 रुपए का एक शेयर है। और कितने में इशू कर रहा है वो, 100 रुपीज में कर रहा है। और प्राइस ब्रैकेट दिया था उसने, वैसा करके दिया था उसने, जानबूझ के। और इसके अलावा एक और था वो, ये एक और बंदा है हाँ, इसका लेंस कार्ट वाला, कितना क्रिटिसाइज हुआ वो, तब भी 28 टाइम सब्सक्राइब हो गया उसका। तो लेकिन लॉन्ग रन में नुकसान होता है अगर आपकी कंपनी सस्टेनेबल नहीं है तो। अब ये जरा देखते हैं, ये वाला पार्ट है प्रेफरेंस शेयर वाला, क्या चक्कर है इसको जरा समझते हैं। बहुत लोगों को, टीचर्स को भी बहुत परेशानी होती है इसमें। आओ दिखाता हूँ, अब आप समझेंगे इसे ढंग से जरा। आओ कंडीशन नंबर 1 देखते हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स इफ डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। इसे कहते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। याद है, मेरा 10 रुपए का डिबेंचर है, ये मेरा 100 रुपए का डिबेंचर है। अगर आपको डिबेंचर याद होगा, किसी ने डिबेंचर पढ़ा होगा, तो डिबेंचर 100 रुपए का होता था। मैं बोलता था फेस वैल्यू है भाई इसकी, इसका इशू प्राइस क्या हुआ। इसका इशू प्राइस हुआ मान लो 120 रुपया। और इसका रिडम्पशन वैल्यू कितनी हुई, 130 रुपीज। ये रिडम्पशन किस पर, प्रीमियम पे है। और जब मैं इशू के टाइम में डिसाइड कर रहा हूँ कि भाई रिडम्पशन मेरा क्या होना है, प्रीमियम पे हो रहा है, तो मेरी एंट्री बनती है क्या। मेरी एंट्री बनती है कि बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। अगली एंट्री क्या बनती है, मेरी एंट्री कैसे बनती है, मान लो मैं इसी को लेके चल रहा हूँ, मेरी एंट्री बनती है बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। डिबेंचर की एंट्री कर रहा हूँ सिर्फ मान लो 120 रुपए से, इशू प्राइस से होती है पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या बनती है मेरी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये कितने से बनता है, 120 से। टू टू 10% डिबेंचर, ये कितने से बनता है, 100 रुपए से। पहला सवाल डिफरेंस है, हाँ डिफरेंस है, क्या बोलेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलते हैं उसको। कितने से, 20 रुपए से। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, टू प्रीमियम और रिडम्पशन कितने से बोलते हैं उसको, 30 रुपीज से। तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑन इशू, ये 30 रुपए का हो जाएगा। ऐसे करके बन गया। इशू के टाइम पे डिसाइड हो गया क्या, कि डिबेंचर का क्या होना है। अच्छा फिर जो ये लॉस वाली की एंट्री क्या करते हैं, नंबर 3 आप, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट कितने से, 20,000 से। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 10,000 से। टू लॉस ऑन इशू, ये एंट्री करते हैं आप, कितने से, 30,000 से। दिस इज फाइन विद यू। ऐसा करते हैं एंट्री। जिस साल ये अपने प्रीमियम पे इनका रिडम्पशन डिसाइड किया था इशू के टाइम में, उसी साल उस लॉस को भी आप क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। आइए देखिए, लॉस को अगर राइट ऑफ किया आपने तो क्या होता है, देखिए। ये देखिए, then if decided at the time of issue of preferential debenture, it will be appearing in the balance sheet and already accounted for. Hence, in the year of redemption, only outflow of financing activity. अब जिस साल रिडम्पशन होता है, याद है जब मैंने आपको इशू के साथ साथ रिडम्पशन की, अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर क्या, रिडम्पशन की एंट्री करते हैं तो क्या होगी, नंबर रिडम्पशन की एंट्री क्या होगी, देखो क्या बनेगी एंट्री। ये बनेगी क्या, 10% डिबेंचर डेबिट, कितने से, 100 रुपए से। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट कितने से, 30 रुपए से। और टू टू डिबेंचर होल्डर 130 से। और अगली एंट्री डिबेंचर होल्डर टू बैंक। तो क्या हुआ, 30 रुपीज क्या हुआ, फाइनेंसिंग आउटफ्लो कहलाएगा। 100 की जगह 130 देना है। तो कहाँ इफेक्ट जाएगा, एक ही जगह इफेक्ट जाएगा, फाइनेंसिंग आउटफ्लो। कब, अगर प्रीमियम और रिडम्पशन इश्यू के टाइम पे डिसाइड हो गया था। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। इफ इट इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इशू ओनली, कि भाई डिबेंचर क्या होने हैं, 4 साल 5 साल बाद प्रीमियम पे रिडम्पशन होना है। तो जो प्रीमियम और रिडम्पशन है वो आपने क्या किया, बैलेंस शीट में दिखेगा आपको वो तो।
ठीक है। और जब रिडीम करोगे तो वो डेबिट चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, और उसके बदले में पेमेंट हो जाएगी, क्या कहाँ जाएगा वो? ओनली आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक। चलो, इस प्रीमियम और रिडम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर इज नॉट डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इशू। आपने डिबेंचर आराम से इशू करे थे, रिडम्पशन के टाइम में आपने बोला कि भाई ऐसा करते हैं, इन्हें 20% प्रीमियम पे रिडीम कर देते हैं। तो भाई जो प्रीमियम एक्स्ट्रा है वो आपका, वो कहाँ से आएगा? वो तो उसी हिसाब से निकालोगे ना उस पैसे को। पहले तो आपने प्रोविजन, हमने बोला था ना, प्रीमियम और रिडम्पशन इज लॉन्ग टर्म प्रोविजन, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट के साथ साथ चलता है वो। लेकिन अगर आपने डिसाइड करा नॉट एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इट मींस इट वाज नॉट अकाउंटिंग इन द ईयर एंड इशू, इट विल नॉट बी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। प्रीमियम तो दिखेगा नहीं बैलेंस शीट में आपको, इसका मतलब प्रीमियम और रिडम्पशन नहीं दिखेगा ना बैलेंस शीट में। आज डिबेंचर रिडीम होने वाले हैं, आपने डिसाइड करा कि चलो भाई अब हम प्रीमियम पे रिडीम कर लेते हैं, ठीक है जी। तो बैलेंस शीट में तो कहीं दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब कि आपको अब ये एडजस्टमेंट की तरह ट्रीट करना है, उसका दो जगह इफेक्ट जाना है। देखते हैं कैसे दो जगह इफेक्ट जाएगा। इन सच अ कंडीशन इट विल बी जस्ट गिवन एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, देन इन द ईयर ऑफ रिडम्पशन इट माइट बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट या आउट ऑफ प्रीमियम। दो कंडीशन बनती है प्रीमियम और रिडम्पशन को। या तो आप अपने कहां से निकाले, सिक्योरिटीज प्रीमियम सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 क्या कहता है आपसे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप क्या प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और प्रेफरेंस यूज कर सकते हैं। या तो प्रीमियम से यूज करेंगे, अगर प्रीमियम से यूज करेंगे तो बैलेंस शीट में प्रीमियम घटता हुआ दिखेगा आपको, है ना, घटता हुआ दिखेगा। अच्छा, और फाइनेंसिंग का तो आउटफ्लो होगा, तो अब आप क्या होगा, if provided out of securities premium या capital reserve, then no treatment of it, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम विल बी डिक्रीजिंग। बट फिर भी क्या होगा, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो तो होगा ही होगा ये। तो उसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी आपको क्या दिखाना है, प्रीमियम जो रिड्यूस हुआ है उसका ट्रीटमेंट नहीं करना, क्योंकि प्रीमियम से तो आपने उसे राइट ऑफ कर दिया। फाइनेंसिंग का आउटफ्लो दिखाना है। लेकिन अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम भी नहीं था, कैपिटल रिजर्व भी नहीं था, तो आपने किसे किससे राइट ऑफ किया होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। अब अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ किया तो इसने मेरे प्रॉफिट को घटाया, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग के टाइम पे क्या करूंगा, इसे ऐड बैक करूंगा, और फाइनेंसिंग से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तब इसका दो जगह इफेक्ट जाएगा, ये देखिए। बट इफ प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट देन इट विल बी एडेड इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, टू कैलकुलेट नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाले पार्ट में जाके इसे ऐड करेंगे, और फाइनेंसिंग से इसे माइनस करेंगे। बहुत बिल्कुल डिफरेंस हुआ। यहाँ भी एक ही जगह इफेक्ट दिया, फाइनेंसिंग आउटफ्लो। यहाँ भी एक जगह इफेक्ट दिया, फाइनेंसिंग आउटफ्लो। और सुनो, यहाँ जो डिक्रीज इन प्रीमियम है आपकी बैलेंस शीट में दिख रहा है ना, जो उसका कुछ नहीं करना आपने। पहली बात समझिए कि आपको क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। इज इट प्रीमियम और रिडम्पशन इज गिवन इन द बैलेंस शीट। जैसे प्रीमियम रिडम्पशन बैलेंस शीट में दिख रहा है, समझ लीजिए एक ही ट्रीटमेंट करना, फाइनेंसिंग आउटफ्लो, क्योंकि इशू के टाइम पे डिसाइड हो गया था। जैसे ही आपको दिख रहा है कि करंट ईयर डिसाइड हुआ, और आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, भाई जनरली सिक्योरिटीज प्रीमियम इंक्रीज होता हुआ दिखता है ना, शेयर इशू करे, डिबेंचर इशू करे। तो आप बोलेंगे हमें कैसे पता चलेगा, आपको डिबेंचर की वैल्यू घटती हुई दिखेगी और आपको प्रीमियम भी घटता हुआ दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ, डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं पिछले साल के मुकाबले, और प्रीमियम भी कम हो रहा है, प्रीमियम कहीं ना कहीं यूटिलाइज हुआ है। फिर आप नीचे एडजस्टमेंट पढ़ोगे, आपको लिखा हुआ मिलेगा कि भाई डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम। अब जरा निकालो, 1 लाख कमा लो, डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं, 20% प्रीमियम 20,000 है, तो देखो भैया प्रीमियम 20,000 से कम तो नहीं हो रहा। एग्जैक्टली आपको प्रीमियम 20,000 से कम होता हुआ दिखेगा वहां पर। तो उसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं करना। प्रीमियम कम होने का मेरे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं फर्क पड़ा। भाई मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर प्लस माइनस कर रहा हूँ ना, क्योंकि वो मेरे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को बढ़ा गया घटा गया। क्या बोला मैंने अभी? हाँ, क्या बोला? नहीं सुन रहे हो? नहीं सुन रहे हो बेटा? 2 साल से नहीं सुन रहा मेरी, अब तो सुन ले। अब बहुत कम टाइम रह गया हमारे पास। एक एक पल कीमती है, तुम्हारे लिए नहीं, हर बच्चे के लिए। जो बोल रहा हूँ सुन लो, ये चैप्टर रिवाइज नहीं हो पाएगा। ये चैप्टर सीयूटी में तुम्हें तंग करेगा, ये चैप्टर तुम्हें एनुअल एग्जाम में तंग करेगा, ये जब सैंपल पेपर करोगे तब तंग करेगा। ये चैप्टर सबका डाउट रहता है, इतना डिटेल बता रहा हूँ, हर चीज को खोद खोद के बता रहा हूँ, फिर भी डाउट रहेगा। क्योंकि कंसेप्ट ना ऐसे, मतलब जैसे अनार चलता है ना, फायर क्रैकर्स निकलते हैं, वैसे निकलते हैं इसमें कंसेप्ट। ये कंसेप्ट, देखिए मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, किसी एक्स वाई जेड से अपने साथ के किसी बच्चे से पूछ लेना प्रीमियम रिडम्पशन का ट्रीटमेंट है, मेरी गारंटी है एक बच्चा भी तुम्हें इसका ट्रीटमेंट क्लैरिटी के साथ बता पाए। क्योंकि लोग उसे डिवेंचर के चैप्टर के साथ कोरिलेट ही नहीं करते हैं। और इस ट्रीटमेंट की सारी जड़ें कहाँ टिकी हुई हैं, एक डिवेंचर वाले चैप्टर में जुड़ी हुई हैं। तो मैंने आपसे कहा कि अगर प्रीमियम और रिडम्पशन दिख रहा है आपको कहाँ पर,
बैलेंस शीट में वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फाइनेंसिंग आउटफ्लो है, बस एक ही जगह जाना है। अगर आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम डिक्रीज होते हुए दिख रहा है, उसका कुछ नहीं करना आपने, ठीक है जी, इट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट योर कैश फ्लो, ठीक है जी। लेकिन फाइनेंसिंग आउटफ्लो है क्योंकि पेमेंट के टाइम पे आप ज्यादा दे रहे हो, ठीक है जी। तो पहले मेथड में फाइनेंसिंग आउटफ्लो, दूसरे मेथड में फाइनेंसिंग आउटफ्लो, कुछ नहीं करना। तीसरे मेथड में क्या हुआ कि साफ साफ बोल दिया कि प्रीमियम जो कहाँ से दिया गया आपने, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट से, तो भाई ये तो मेरे प्रॉफिट को रिड्यूस कर गया ना। अब मुझे बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिफोर नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस बनाने के लिए इसे एड बैक करना पड़ेगा। और जब ये एड बैक हो जाएगा तो इसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए फाइनेंसिंग से माइनस भी करना पड़ेगा। तो क्या हुआ देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जुड़ा और फाइनेंसिंग से क्या हुआ, ये माइनस हुआ। ठीक, अब पहले रुक जा, पहले मुझे पूरा करने दे। अब एक चीज देख जरा, ये हो गया अगर आपके पास। अब मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें ये दिखता कैसे है। ये देखो ऐसे दिखता है, ये दिख रहा है, प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर यहाँ जुड़ेगा, ये जुड़ा। और फाइनेंसिंग में चले जाइए, वेयर इज द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये रहा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या दिख रहा है आपको, ये रहा प्रीमियम पेमेंट और रिडम्पशन डिबेंचर। तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस कब हुआ, जब करंट ईयर के प्रॉफिट से माइनस हुआ, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर वो सिर्फ प्रीमियम से माइनस हुआ तो सिर्फ इफेक्ट यहीं दिखेगा, ऊपर नहीं दिखेगा। ऊपर मतलब ऑपरेटिंग में नहीं दिखेगा फिर ये। अगर ये जिस साल इशू किया था उसी साल अगर इफेक्ट हो गया था तो सिर्फ यहाँ दिखेगा, ऊपर नहीं दिखेगा। ऊपर का मतलब यहाँ नहीं दिखेगा फिर ये। यहाँ दिखने की एक ही कंडीशन है, वो क्या है कि करंट ईयर के प्रॉफिट से अगर माइनस हुआ तब। अगर करंट ईयर के प्रॉफिट से माइनस नहीं हुआ, सिक्योरिटीज प्रीमियम से माइनस हुआ, या फिर प्रीमियम रिडम्पशन के रूप में दिख रहा है, इस जगह पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसने मेरे करंट ईयर के प्रॉफिट को तो टच ही नहीं किया। ये तो मेरे क्या कर रहा है, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो हो रहा है, बस एक ही जगह दिखना उसने। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर फाइनेंसिंग का आउटफ्लो है, रूल ऑफ थंब। इसे हम ऑपरेटिंग में तभी ऐड बैक करेंगे, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग बोलकर, जब वो करंट ईयर के प्रॉफिट से क्या हुआ, माइनस हुआ हो। और ये डिसाइड कब हुआ हो, ऑल ऑफ अ सडन हमने डिसाइड कर दिया कि चलो 8% 10% डिबेंचर को प्रीमियम पे रिडीम करना है, तब। भाई तुम, मतलब फिर भाई पढ़ाई लिखाई चार्ट 16 तो नहीं, 8 वाली बात उतरी है। तो मैं कह रहा हूँ जिस दिन तुमने डिबेंचर इशू किए 4-5 साल पहले, उस दिन डिसाइड कर लिया कि प्रीमियम पे रिडम्पशन होना है, तो अकाउंट फॉर कर लिया इसका रिजल्ट, उस साल के प्रॉफिट लॉस से माइनस कर दिया, उस साल के कैश फ्लो में फर्क डालेगा। अरे आज तो नहीं डालेगा ना, आज तो क्या है, फाइनेंसिंग आउटफ्लो, एक जगह इफेक्ट दिया खत्म। तब तुम्हारे मन में था कि नहीं नहीं नहीं, हम इसे इशू कर रहे हैं पार पे, रिडक्शन भी पार पे करेंगे, ठीक है। पर जब 5 साल बीत गए, आज 5वां साल आ गया, आज अपने का नहीं, हम प्रीमियम पे रिडम्पशन करेंगे। अरे बाबा बोल तो रहा हूँ तुमसे मैं, प्रीमियम और रिडम्पशन अगर 5 साल पहले डिसाइड किया तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन हुआ ना। अगर तुम आज ही डिसाइड कर रहे हो तो फिर मैं क्या बताऊं क्या नेचर है। वो तो नेचर कब अराइज होगा, जब वो बैलेंस शीट में जाएगा। आज मैंने डिसाइड करा इसे रिडीम करना है, तो आज ही वो रिडीम और आज के प्रॉफिट लॉस से निकल गया, नेचर वाली कोई बात ही नहीं बची। ये तो एक्सपेंस बोल के खत्म हो गया मेरा। एक्सपेंस बोल के खत्म हो तो मेरे करंट ईयर के प्रॉफिट को माइनस कर गया होगा। उसे ठीक करने के लिए हम उसे एड बैक कर रहे हैं, कर रहे हैं ना एड बैक यहाँ पर। तो ये एड बैक तब करना है आपको करंट ईयर के प्रॉफिट से, कहीं आप मुझसे बोले बाद में आपने तो एड बैक कर रखा है जी, आपने तो बताया था प्रीमियम और रिडम्पशन को यहाँ जोड़ो और नीचे माइनस करो, हमने तो वही किया। अरे इसकी कंडीशन भी तो बोली है मैंने आपसे कि अगर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का प्रीमियम और रिडम्पशन जिस साल ये रिडीम हो रहा उस साल डिसाइड हुआ, तो आपके पास चॉइस होती है कि प्रीमियम से प्रीमियम दोगे, राइट ऑफ करोगे, या प्रॉफिट लॉस से करोगे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ किया तब आप यहाँ जोड़ेंगे और फाइनेंसिंग से भी माइनस करेंगे। बिल्कुल क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होता है। मेंशन नहीं भी होगा तो मैंने सिम्टम्स बताया ना आपको। अगर प्रीमियम और रिडम्पशन बैलेंस शीट में दिख रहा है और डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब फाइनेंसिंग आउटफ्लो। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम डिक्रीज हो रहा है उतनी वैल्यू से, तो फिर भी फाइनेंसिंग आउटफ्लो। लेकिन अगर ना प्रीमियम रिडम्पशन दिख रहा है, ना सिक्योरिटीज प्रीमियम रिडक्शन दिख रहा है, और बैलेंस शीट में लिखा है कि 10% डिबेंचर टू बी रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम, तो भाई बिंदास कहाँ से किया फिर आपने, प्रॉफिट एंड लॉस से उसको माइनस किया। तब आपको ऊपर ऐड करना है और नीचे माइनस करना है। ये है ट्रीटमेंट उसका नंबर 6 जो होता है, जिस ट्रीटमेंट को ढूंढने में लोगों को बहुत तकलीफ होती है, और अगर मिल भी जाए तो समझ नहीं आता कि हुआ क्या है। दिस इज द पैराग्राफ, इट विल रिमाइंड यू ऑलवेज, यू विल नॉट कमिट एनी मिस्टेक। बिलीव करो अगर ये पॉइंट दे दिया ना एग्जाम में, 99% बच्चा गलत करेगा इसे, अगर कभी आ गया एग्जाम में। ठीक है, बट सीयूटी में इसके आने के चांस होते हैं, वो खोद खोद के क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझा।
अब जब पूरा स्ट्रक्चर समझा तो क्वेश्चन किस तरह के होंगे आइए देखते हैं जरा। क्वेश्चन को करने का तरीका देखते हैं क्या होना, देखिए क्वेश्चन देखते हैं इसके। मैं पहले क्वेश्चन करा रहा हूँ बड़ा वाला, बड़ा सा क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ आपके सामने, छोटे छोटे क्वेश्चन भी मैं लेके चलूंगा आपके साथ, और पहले बड़ा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। अब जैसे मान लो, अब आपको ना ये आइटम समझ में आएंगे, जैसे मान लो ये एग्जांपल दिख रहा है, डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग क्लोजिंग का बैलेंस दे रखा है। अच्छा जी, फाइनल डिविडेंड पेड ये भी दे रखा है। समझ में आ रहा है क्या करना है इसका? डिविडेंड का क्या करते हैं हम लोग, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में प्लस कर देते हैं। कंपनसेशन ऑफ अ नेचुरल डिजास्टर, ये क्या चीज है भाई? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, क्या करना है इसे? बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके नीचे माइनस कर देना है। ये भी समझ में आ रहा है। डिप्रिसिएशन मालूम है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग है। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग है? ठीक है जी। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड क्या नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट है। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या करना है, ऊपर जोड़ना है नीचे माइनस करना है। डिविडेंड रिसीव क्या करना है, एड माइनस करना है। डिक्रीज इन दिख रहा है, सारे आइटम दिख रहे हैं ना, कोरिलेट कर पा रहे हैं इनको। ठीक है, इसको मैं बाद में करूंगा। टैक्स के रिफंड का क्या करना है, टैक्स के पेड का क्या करना है, एवरीथिंग इज गिवन। अब हर आइटम को आप समझ पा रहे हैं कि इसका क्या होना है। हमने बताया इसको, लेकिन अभी प्रैक्टिकली कैसे करना है वो भी दिखाऊंगा। आइए ये क्वेश्चन लेके चलता हूँ जो कि जनरली स्कूल्स में नहीं कराते हैं, ये मानकर कि कभी आएगा नहीं, कभी आएगा नहीं। ठीक है, हर साल तुम किसी के स्कूल में होगा देखना। अभी क्या है कि मतलब बहुत साल से, कम 15 साल से 20 साल से ऐसे क्वेश्चन आया ही नहीं। आपके पास जनरली क्वेश्चन आते हैं, बैलेंस शीट दे रखी होती है, एडजस्टमेंट दे रखा, कैश फ्लो बनाओ। ये क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दे रखा है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिर बोला कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। ठीक है, कैसे, इसको देखिए कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पर। अभी नोटबुक में पर क्वेश्चन को समझिए कि हम क्या करने वाले हैं, और पढ़िए पहले देखिए क्या करना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, अदर इनकम दे रखी है। जहां नोट है वहां नोट की तरफ चलना है आप लोगों को। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रोविजन टैक्स, ये अदर इनका डिविडेंड गेन, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, और क्या हो गया, सेल ऑफ एसेट्स हो गया। फिर अदर इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा है आपके पास, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग क्लोजिंग, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए बोला है ना। कैश फ्लो फ्रॉम किससे बनाने के लिए बोला, ऑपरेटिंग। बच्चे क्या करते हैं पता है इसमें, जैसे कि नॉर्मल करते हैं, ऊपर लाइनें खींचते हैं और फिर क्या करते हैं, एक एक आइटम से करना शुरू करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपको ध्यान होगा, चाहे फाइनल अकाउंट हो, चाहे डेप्रिसिएशन हो, चाहे पार्टनरशिप हो, हर जगह पे मैंने बोला था क्या कि पहले अपना स्ट्रक्चर डेवलप कर लीजिए। अब आप देखिए कि स्ट्रक्चर कैसे डेवलप करना है पहले वो बताता हूँ, और फिर उस स्ट्रक्चर के अंदर इन चीजों को कैसे प्लेस करना वो बताता हूँ। आपका क्वेश्चन सबसे पहले होगा, आपका प्रेजेंटेशन बहुत शानदार बनेगा, और आपकी एरर बिल्कुल जीरो हो जाएंगी। ठीक, कैसे आइए दिखाता हूँ। पहले फॉर्मेट मेरे साथ साथ बनाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ये स्ट्रक्चर बना लीजिए अपने सामने, ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा वाला। जगह खाली छोड़ देंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिख देंगे क्या, सी वर्किंग नोट, ऐसे लिख देंगे सी वर्किंग नोट। ठीक है, और वर्किंग नोट सबसे लास्ट में बनाएंगे, स्केल पेंसिल यूज करिए और बना लीजिए इसको। अब आपको ध्यान होगा, अब याद है ना सब कुछ, क्या याद है आपको कि हम यहाँ क्या करते थे, इसके बाद हम क्या करते थे, प्लस क्या लिखते थे, नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स, ऐसे लिखते थे, और उसको अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक, अब 3 4 5 लाइन की जगह छोड़िए। ठीक है, 5 लाइन की जगह छोड़ दीजिए, माइनस नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स, इसको फिर अंडरलाइन कर दीजिए। और यहाँ लिखेंगे क्या, इधर 4 5 लाइन की जगह छोड़ने के बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या लिखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, चाहूं तो मैं इसी में स्क्रॉल करके नीचे ले आऊंगा, लेकिन हम अगली शीट पे चलेंगे। ऐसा आपको तो पेज पूरा चलेगा ना नीचे तक, 5 5 लाइन की जगह छोड़ते चलना। शुरू शुरू में पता क्या लगेगा कि यार इतना पेज छोड़वा रहे हो, 2 क्वेश्चन के बाद फिर आपका हाथ अपने आप चल जाएगा कि कितना स्पेस छोड़ना है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और इसके साथ साथ क्या कर रहा हूँ, इसको कोरिलेट कर लीजिए। ये देखो ये रहा कोरिलेट, ये स्ट्रक्चर ये वाला है।
ये मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इस हेडिंग को इस हेडिंग को इस हेडिंग को लिख रहा हूँ। इतना तो याद है हेडिंग से वाली। कौन सी हेडिंग? नॉन कैश, नॉन कैश, ये और ये हेडिंग, ऐसा करके, ये वाला, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऐसा करके कर रहा हूँ। ये हो चला। अब चलें अगले पेज पर। उसके बाद क्या लिखते हैं हम यहाँ पर? प्लस डिक्रीज इन करंट असेट्स। लोग क्या करते हैं? लोग पता है कैसे लिखते हैं? मैं देखता हूँ ऐसे लिखते हैं, ऐसे, वैसे। सी ए, नहीं ऐसा नहीं करिए। लोग ऐसे लिखते, मतलब पड़ोसन को मत देखो, लेकिन लोग ऐसे लिखते हैं। पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में ऐसे लिख के आते हैं। नहीं तुम्हें नहीं बोल रहा भाई, मैं बाई चांस तुम लोगों की तरफ नजर पड़ गई, ठीक है, स्क्विंट है, कोई दिक्कत नहीं, उधर देख रहा हूँ, उधर नजर पड़ गई। ये डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ठीक है, इसको ऐसा अंडरलाइन कर देना है। फिर, नहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नीचे तो है ही है, लाइनें का छोड़नी है, ये देख जरा कहाँ लाइनें छोड़ी, इसके नीचे तो है ही है। सीरियस, सीरियस स्ट्रक्चर, इसके नीचे ही तो है वो, तो लाइनें थोड़ी छोड़नी है। और चलिए आगे। अब यहाँ 5 लाइन की जगह छोड़ दो, क्या लिखेंगे? माइनस, क्या लिखना है? माइनस लिखना है क्या? इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ये अंडरलाइन कर देना है। और इसके बाद 5 लाइन की जगह छोड़ने के बाद क्या बनेगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनेगा, ठीक है। ये देखिए, ये वाला फिगर है, क्या बनाइए? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बोल दीजिए, या ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, या कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और इसे खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद, इसके बाद अगर टैक्स हो तो टैक्स करूंगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करूंगा, बस इतना स्ट्रक्चर बना लीजिए अपने पास। सारा स्ट्रक्चर सबने बना लिया होगा साथ साथ, फिर मेरे साथ साथ करेंगे। हाँ, इसके लिए जगह छोड़ेंगे, इसके लिए जगह छोड़ देंगे। मुझे जगह होगी तो मैं स्क्रॉल कर दूंगा ना इसको ऊपर। ये लो पहला वाला, ये देखिए, ये कुछ अलग थोड़ी है, ये सिर्फ यही है, ये यही फिगर है, ये वाली, ये सारी फिगर। ये देखो ये रहा। रुक जाए, दिखा रहा, दिखा रहा। ये लिख लिया सबने यहाँ पर। इसे नोट कर लीजिए, फिर मेरे साथ साथ करेंगे। हमें सिर्फ सीखना है कि ऑपरेटिंग को कैसे निकालना है, फिर अभी तो क्या मैं स्ट्रक्चर तरीके से करा रहा हूँ। मेरे से पूछो क्या है, ये लो अगले वाला, सीधे नेक्स्ट, ये लीजिए, अगले पे चलिए। इसे बना लीजिए। आइए अब क्वेश्चन को उठाते हैं। ये देखिए कैसे करना है, एक एक करके करते हैं ध्यान से। और अपनी बुक में अपनी पेंसिल उठा लीजिए और मेरे साथ साथ निशान लगाते हुए चलिए। सबसे पहले फिगर जो आप उठाएंगे वो कौन सी वाली उठाएंगे? याद है ना, मोस्ट पॉल्यूटेड फिगर कौन सी है आपकी? ये रिमूव, ये रही नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की 180, यू विल पिक अप दिस फिगर। सबसे पहले कौन सी फिगर उठाओगे? ये वाली, ये वाली। हमने बोला था ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट की शुरुआत कहाँ से होती है? वो सबसे लास्ट वाली फिगर। क्वेश्चन नंबर 19 है बुक का, 5.101। ठीक है जी, उठा लिया वो फिगर। कौन सी फिगर है वो? सबसे पहले वाली फिगर, दैट इज 180। इस 180 को मैं चल रहा हूँ वर्किंग नोट में। ये मेरे इस पेज में मैंने लिख लिया, क्या वर्किंग नोट है मेरे पास ये। और क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये मुझे वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना है, सबसे लास्ट में कर लेना है इसको। और यहाँ लिखता हूं मैं क्या? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। व्हाट इज नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ लॉस? कितना? 180। कितना है ये? 180 का। आई टेक दिस फिगर। मैं ये बिफोर टैक्स भी लेने, लेकिन नहीं लेना, आपको करके दिखाना होता है कैलकुलेशन, करके दिखानी है वर्किंग नोट में, असेंशियल है। आई टेक केयर 180, ऐसे लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो
ये वाला पार्ट मेरा पूरा हुआ। अब मैं चल रहा हूँ कहाँ, नीचे थोड़ा सा। अब आप मुझे बताइए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, पहली बात कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं, इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट एक्टिविटीज होंगी उनको टच नहीं करना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनकम, इसे नहीं टच करना, बेकार है हमारे लिए। तो थोड़ी टच करेंगे। हम तो वो आइटम लेंगे जो नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश होंगे। ये तो ऑपरेटिंग है, इसको टच नहीं करना हम लोगों ने। अदर इनकम में नंबर वन दे रखा है, अदर इनकम में क्या दे रखा है, नंबर वन। तो हम इसको नहीं देखेंगे, नंबर वन पे चलेंगे। नंबर वन में देखिए क्या लिखा है, नोट वन में लिखा है डिविडेंड रिसीव्ड एंड गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट। क्या लिखा है, डिविडेंड रिसीव्ड एंड गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट। डिविडेंड मिलना और डिविडेंड मिलना जो है आपको, और ये दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और आप जानते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है आपकी, माइनस। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है आपकी, माइनस। कहाँ माइनस होती है, ये जगह बना रखी है, ये रही, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट, यहाँ इस जगह पे। क्या करूंगा मैं यहाँ पर, बोलो क्या था, अमाउंट कितना था ये, डिविडेंड रिसीव्ड, क्या लिखूंगा, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड है हमारे पास। ठीक है जी, डिविडेंड रिसीव्ड, कितना डिविडेंड रिसीव बोला हमारे पास क्वेश्चन में ये, डिविडेंड रिसीव्ड टिक लगा दीजिए, कितने का, 5,000 का। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 5,000, और आई पुट दैट इन ब्रैकेट। हाँ। हाँ, क्या क्या चीज तुम्हें। हाँ तो जाएगी ना। नहीं नहीं, एक मिनट रुक जा। हमने क्या बोला अभी यहाँ पर क्वेश्चन में, गेन ऑन सेल है, गेन ऑन सेल है। तो जो सेल करेंगे उसमें ऐड होगी वहाँ इन्वेस्टिंग के अंदर। लेकिन हम इनकम वाला पार्ट तो यहाँ दिखाएंगे ना। आपके प्रॉफिट को क्या पोल्यूट कर रहा है, अच्छा इसके और बताइए मुझे। आपने 50,000 की मशीन को 60,000 में बेच दिया। देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ योर मनी, एक 50,000 आपका प्रिंसिपल और एक 10,000 आपका इनकम है। तो 50 प्लस 60 जो है वो तो इन्वेस्टिंग का इनफ्लो हो गया, प्लस प्लस 50 प्लस 10 इन्वेस्टिंग का इनफ्लो हो गया। लेकिन जो 10,000 है उसने मेरे प्रॉफिट को तो पोल्यूट कर दिया ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं 60 को माइनस करूंगा, 10 को माइनस करूंगा यहाँ पर। तो हम 10 को तो माइनस कर रहे हैं। हम 10 को हमारा प्रॉफिट है 5,000 है तो 5,000 को माइनस कर रहे हैं। 50,000 की मशीन 55 में बिक गई। 55 जो हुआ तो आपका इन्वेस्टिंग का इनफ्लो कहलाएगा, ठीक है जी। वहां तो उसको जाना बनता था। लेकिन भाई इसे यहाँ से हटाना है ना। 5,000 अगर आपको दे दे कि देर इज अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे और इन्वेस्टिंग में जोड़ देंगे। इन्वेस्टिंग में बना नहीं रहा अभी, तो मैं एक ही जगह इफेक्ट डालूंगा ना। अब जब मैं पूरा कैश फ्लो बनाऊंगा ना तो दो दो जगह इफेक्ट डाल के दिखाऊंगा। अभी हमारा कहाँ इफेक्ट जा रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ऑपरेटिंग में इस प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ जो भी था ये, इससे क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट बढ़ गया अननेसेसरी। मेरा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, कैश से बढ़ना चाहिए और ऑपरेटिंग से बढ़ना चाहिए। ये कैश तो है पर ऑपरेटिंग नहीं है, मैंने माइनस किया इसको। और ये रहा स्ट्रक्चर आपके सामने, ये देखिए ये रहा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ। क्या कर रहे हैं, इसे माइनस कर रहे हैं। कहाँ से माइनस कर रहे हैं, प्रॉफिट के अंदर ये सब चीजों को जोड़ के कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, जो जगह बना रखी थी उस पे जाके इसे लिख दिया, डिविडेंड रिसीव्ड। ब्रैकेट में जरूर से लिखना माइनस, वरना प्लस कर दोगे आप इसे। माइनस का मतलब ब्रैकेट, हमेशा ब्रैकेट डालना, कैश फ्लो में ब्रैकेट जरूर से डालना। वरना क्या होता है, चार पांच कैलकुलेशन में टोटल करोगे, ब्रैकेट नहीं लगा वो प्लस हो जाएगा, फिर आप ढूंढते फिरोगे आंसर नहीं मिल रहा। माइनस फिगर को क्या करना है, ब्रैकेट में रखना है। तो हमारा ये पॉइंट क्लियर हुआ, ये वाला कि हमने। अब गेन और सेल ऑफ प्लांट का क्या करना है, ये भी वहीं जाएगा। ठीक है। आइडियली क्या होगा, ये यहाँ से माइनस होकर क्या होगा, इन्वेस्टिंग में जुड़ेगा। इन्वेस्टिंग हम बना नहीं रहे हैं, इफेक्ट तो दो जगह जाना है। लेकिन क्योंकि ऑपरेटिंग बना रहे हैं, तो एक ही जगह इफेक्ट जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा इसका, यहाँ पर, यहाँ लिखूंगा क्या, गेन ऑन सेल ऑफ क्या प्लांट। देखो एग्जाम में तीनों भी पूछे जाते हैं, ऑपरेटिंग भी पूछा जाता है, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग पूछा था, सिर्फ इन्वेस्टिंग सिर्फ फाइनेंसिंग पूछा जाता है, एग्जामिनर की मर्जी है। पहले 8 नंबर का क्वेश्चन होता था ये, अब तीनों बड़ा बड़ा पूछ लेते थे, अब 6 नंबर का क्वेश्चन है। छह बिल्कुल, तीन पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछा जाता है। थोड़ी एडजस्टमेंट्स कम हो जाएंगी, है ना, ज्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं होती। और देखिए, 40,000, दिस वैल्यू इज 40,000, आई राइट 40,000, ऐसे ऐसे लिख दिया 40,000। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्वेश्चन के हिसाब से मूव कर रहे हैं। लेकिन बच्चे लोग क्या करते हैं,
एक्टिविटी के हिसाब से मूव करते हैं, हम क्वेश्चन के हिसाब से मूव करें, जो दिखेगा डालते चले जाएंगे। ठीक है, और इससे गलतियां नहीं होती। आगे आगे बढ़ते हैं, अब फिर दोबारा ऊपर चलो। इज दैट ओके? अब ऊपर चलते हैं, अब हमने ये पार्ट को ठीक कर दिया। अब एक्सपेंसेस में आ जाए। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, कुछ नहीं करना है इसका। चेंज इन इन्वेंट्री जो होती है, चेंज इन इन्वेंट्री क्या है? चेंज इन इन्वेंट्री में दिख रहा है आपने नंबर 2, हालांकि ये ऑपरेटिंग होता है, लेकिन चेंज इन इन्वेंट्री करंट एसेट्स का एग्जांपल है। तो अब मैं नंबर 2 पे जाऊंगा, और नंबर 2 पे चलते हैं, क्या लिखा है ये रहा। बताओ भाई, ओपनिंग 280 और क्लोजिंग कितने के? 3 लाख। ये इंक्रीज दिखा रहा है, डिक्रीज दिखा रहा है? ठीक है, क्या दिखा रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज किसमें? करंट असेट्स में, करंट लायबिलिटी में? करंट असेट्स में। इंक्रीज इन करंट असेट्स को क्या करते हैं? माइनस। क्या करते हैं? माइनस। तो क्या करेंगे इसका? अच्छा, जगह बनी हुई है हमारी, मेरी जगह बनी हुई कहाँ पर है? अगले पेज पे चले, ये रही जगह, इंक्रीज इन करंट असेट्स। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? इन्वेंट्रीज। कितने की इन्वेंट्रीज हमारे पास क्वेश्चन में? ये, हाँ, ये नंबर 2। कितने की? 16,000 की। इन्वेंट्री कितने की? 16,000 की। मैं कहाँ चला गया? इन्वेंट्री 16,000 की, यहाँ आउटर कॉलम में 16,000 में ब्रैकेट में रख दूंगा ऐसे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन 1 या 2 करेंगे, बाकी फिर हम बैलेंस शीट वाला करेंगे। पर ये ऐसे क्वेश्चन करवाते नहीं है, और जिस दिन एग्जाम में आया उस दिन बेड़ा कर। कुछ नहीं समझ में आएगा, क्या पकड़ना है क्या छोड़ना है जी? हाँ। हाँ, नहीं रुको, ये आपको अच्छे से मालूम है कि इन्वेंट्री इंक्रीज डिक्रीज का क्या मतलब है। हमने चैप्टर 1 में भी बताया था, रेशो में भी समझाया था। ठीक है, मान लो नीचे कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ इन्वेंट्री की वैल्यू डिक्रीज है, तो माइनस ही करना है। पॉजिटिव होगा तो प्लस ही करना है। ठीक है, आप जानते हैं ये डिक्रीज इन इन्वेंट्री कब होता है? जब ओपनिंग ज्यादा और क्लोजिंग कम। तो डिक्रीजिंग इन्वेंट्री माइनस की फॉर्म में दिख रहा होगा, तो कैश फ्लो में डिक्रीज इन इन्वेंट्री को माइनस ही करते हैं। सॉरी, गलत बोल रहे हैं, ये क्या? इन्वेंट्री बढ़ रही है भाई, इंक्रीज है ये, जो आप मुझसे गलत करा रहे हो। अगर आपके में यहाँ पर ये ब्रैकेट में माइनस में दिख रही है, इसका मतलब क्या? इंक्रीज इन इन्वेंट्री है। तो अब ये माइनस प्लस मत देखना, आप देखना क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। हाँ, फिगर दिख जाएगी ना आपको यहाँ पर। तो अगर ब्रैकेट में दिख रही है तो इसका मतलब क्या है? इंक्रीज है, तो कैश फ्लो में माइनस ही होना है उसका। और अगर प्लस दिख रहा होगा तो क्या करना पड़ेगा? वहां ऐड, मतलब वो डिक्रीज है वैसे। इसलिए कंफ्यूजन नहीं पड़ेगा, अगर नीचे नहीं दे रखा तो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ दिस पॉइंट इज आल्सो डन, ये वाला। ऊपर चले जरा नोट में, वी हैव डन दिस पार्ट, यूज कर लिया। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन याद है? ये नॉन ऑपरेटिंग नहीं है बेटा, ये ऑपरेटिंग होता है, लेकिन ये नॉन कैश है। क्या है ये? नॉन कैश है। तो क्या करेंगे, हम इस तरफ चलते हैं, इधर चलें। कहाँ चला गया ये? पीछे चला गया, पीछे। ये यहाँ किधर गया? हाँ, यहाँ। प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कितने रुपए का था बताइए? वैल्यू डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन है 1,85,000, 1,85,000, ऐसे करके ये चला गया ऐसे। अदर एक्सपेंस ऐसे ही नहीं उठा ला, पहले देख लेंगे अदर एक्सपेंस क्या है। चलो देखें जरा अदर एक्सपेंसेस क्या है। ये रे, ऑफिस एक्सपेंसेस कुछ नहीं करना, ऑपरेटिंग है। सेलिंग एक्सपेंसेस कुछ नहीं करना, ऑपरेटिंग है। ये लॉस ऑन सेल क्या है? नॉन ऑपरेटिंग है। क्या करेंगे इसका? प्लस। एड बैक करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो यहाँ चलते हैं इधर, और नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग ये रहा प्लस। लॉस ऑन क्या है? सेल ऑफ। लॉस ऑन सेल ऑफ क्या है ये? लॉस ऑफ सेल ऑफ, लॉस ऑफ सेल ऑन एसेट्स। एसेट्स कितने की वैल्यू बताइए? 36,000 की। अभी शुरू शुरू में बड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन बाद में आपका हाथ बैठ जाएगा और आपको कुछ नहीं। देखो, आप देख रहे हैं ना, चीजें सिस्टमेटिक जा रही हैं। मैं एग्जाम में देखता हूँ ऐसा गदर मचा के आते हैं बच्चे, कुछ का कहीं जोड़ दिया, कुछ का कहीं जोड़ दिया, पता नहीं क्या क्या करे जा रहे हैं। स्ट्रक्चर है भाई, सिस्टमेटिक तरीके से दिखाना है। अब इसके बाद चलें आगे। यहाँ चलें, ठीक है, ऊपर चलते हैं दोबारा से। अदर एक्सपेंस भी हमने ट्रीट कर दिए। अब आप देखिए यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्स के बारे में तो क्या करना है आपको? आपको ऊपर प्लस करते हो, नीचे क्या करते हैं? माइनस। चलिए जी, तो पहले हम चलते हैं ऊपर वाली जगह पे। तो ऊपर वाली जगह ये रही, ये रहा, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स। याद है टैक्स इधर जुड़ता है। याद क्या जुड़ती थी? प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, टैक्स जुड़ता था, रिफंड माइनस होता था, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लस माइनस, यही तो होते थे। याद है सबको? 4 चीजें मेन, प्रपोज, इंटरिम, रिजर्व और टैक्स। बोलो।
बिल्कुल होता है, टैक्स का ट्रीटमेंट पड़ेगा ना, एक पेज का 1.5 पेज का ट्रीटमेंट पूरा है। बिल्कुल, अरे बताऊंगा ना भाई। क्या होगा, अभी तो क्या शुरुआत हुई है। ये जो आपको चाहिए ना, आपको देखना वो दिखेगा आपको, आपकी शीट खोलेंगे 7वें 8वें पेज पर पूरा 2 पेज का टैक्स का ट्रीटमेंट है। अभी नहीं, अभी तो सिर्फ हम शुरुआत कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं देखना आपको, आपको बड़ा सिंपल है। आपने टैक्स को एड बैक क्यों करा? क्योंकि बिफोर टैक्स जाना होता है, तो उसे एड बैक कर दिया। और ये जो टैक्स आपने इसको ठीक कर दिया। अब आप यहाँ नीचे चलते हैं, इस जगह पे, यहाँ इस जगह पे, यहाँ नीचे, यहाँ नीचे जाके क्या करेंगे आप, माइनस टैक्स भी कर दीजिए, माइनस टैक्स। ऊपर ऐड किया तो नीचे टैक्स कर रहा है। थोड़ी जगह छोड़कर, मतलब मैं थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ, रुक जाइए, थोड़ा ऊपर कर लो इसको। नहीं, अरे अगर आपको वो प्रोविजन, वही प्रोविजन टैक्स है, वही टैक्स पेड है, तो आपने बिफोर टैक्स यहाँ नीचे जाके, थोड़ा नीचे जाके हम माइनस कर देंगे टैक्स। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कितने का टैक्स था वो, व्हाट वाज द वैल्यू? ये टैक्स कितने का है, 64,000 का। इस टैक्स को आपको क्या करना, आउटर कॉलम में 64, इनर पे नहीं, आउटर कॉलम में ऐसे माइनस कर दो। माइनस करें उसे आउटर कॉलम में, सिर्फ टैक्स की जो फिगर है उसे आउटर कॉलम में ले जाना है, बाकी मत ले जाना। ठीक है जी, टैक्स का काम भी खत्म हो चला है, सबने नोट कर लिया इसे, तो ये हमने यहाँ तक खत्म कर लिया इसको। ठीक, अब चलते हैं, जरा कुछ छूटा तो नहीं, ये सब पूरे हो चुके हैं हमारे, ये पूरे। अब चलते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे, क्या दिख रहा है अब आपको? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल देखो कैसे देखना है आपको, ऐसे देखना है। 250 से कितना होगा, 278। इंक्रीज या डिक्रीज? क्या है? इंक्रीज है। कितने से इंक्रीज है? 28। क्या करना है इसका? आ जाओ इधर, देखो कहाँ पर है वो, ये इस जगह पे, यहाँ इस तरह पे आ। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है तो क्या करेंगे, प्लस। क्या करेंगे, प्लस ट्रेड पेबल्स। कितने के ट्रेड पेबल से बताइए, 28,000 का, हम प्लस में लिख देंगे 28,000। ऐसा करके ये काम खत्म कर दिया। इज इट डन? ठीक है जी, निशान लगा दिया ट्रेड पेबल पर। ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। कितने से बढ़ रही है? 37,000 से बढ़ रही है। ट्रेड रिसीवेबल एसेट्स है, करंट एसेट्स, बढ़ना मतलब माइनस करना, तो क्या करूंगा मैं, इस तरफ चला गया, क्या करूंगा, इस तरफ, माइनस ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या वैल्यू ट्रेड रिसीवेबल की, 30, ऐसे कर दिया। ठीक है जी, दिस पार्ट इज डन, ये हो चला। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं लायबिलिटी, 5 से 0 हो गया यानी कि डिक्रीज हो गया, तो करंट लायबिलिटी डिक्रीज को क्या करते हैं, माइनस। एसेट्स के साथ उल्टा रिलेशन, लायबिलिटी के साथ सीधा रिलेशन। ठीक है, एसेट्स अगर बढ़ रही है तो माइनस, घट रही है तो प्लस, और लायबिलिटी बढ़ती है तो प्लस, घटती है तो माइनस। तो क्या चलेंगे भाई, ट्रेड ट्रेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ है ये? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो रहे थे, माइनस हो रहे थे ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस -5,000, ऐसा करेंगे। ठीक है जी, ये भी हो चला। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं कितने से, 3,000 से बढ़ रहे हैं, 3,000 से, तो क्या करना पड़ेगा मुझे इधर ऊपर, आउटस्टैंडिंग कौन से एक्सपेंसेस हैं ये, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस। अबे नहीं आता 4 पेज में, मैं बोलता हूँ, वो तो मैंने बड़ा बड़ा करके बताया, क्यों आएगा 4 पेज में? नहीं आएगा 4 पेज में, ये तो मैंने मैक्सिमम जगह छोड़ दिया ना। हमको खेल का मैदान थोड़ी बनाएंगे वहां पर, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हमें दिख जाता है कितनी कितनी जगह छोड़नी है। तो अब एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस मैंने बड़ी बड़ी जगह छोड़ी, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपने कम जगह छोड़ी, फिर वो टोटल करना मुश्किल हो जाए, इसलिए मैंने जगह बड़ी बड़ी छोड़ी है। पर 4 पेज लग जाए तुम्हें कोई गिल्ट नहीं पालना। बोर्ड की कॉपी में करीब करीब 38 पेजेस होते हैं, 38 पेज में तो अखबार छप जाए पूरा। यू नीड नॉट टू बॉदर, फिर भी कम पड़ जाए तो 2 कॉपी और ले लेना, कोई गिल्ट नहीं पालना। तुम्हें लग रहा है पेड़ कटे हैं, बोर्ड एग्जाम के बाद 10,000 पेड़ सरकार को दान दे देना, कोई गिल्ट नहीं पालना, खूब पेज यूज करो। अब मैं देख रहा हूँ निकम्मे लोग जो होते हैं कंपार्टमेंट में 5 5 शीट भरते हैं, उन्हें कहते हैं पास तो होने नहीं, चलो पेपर के बेड़ा गर्क करें, कुछ भी खाली खाली। एक बार तो मैंने देखा, जैसे एक बंदे ने क्या लिखा था, करंट रेशो, पूरे एक पेज में करंट, और फिर रेशो, फिर उससे रेशो, फिर अगले पेज में, एक पेज में सिर्फ फॉर्मूला लिखा हुआ, दूसरे पेज में उसने कैलकुलेशन की थी, पैसे से भरा उसने। नंबर कितना है, 7, 7।
अगर सामने होता तो मतलब बजाते उसको ढंग से। मतलब 38 पेजेस अलग से करे और 3 एक्स्ट्रा शीट और सी ली इस बंदे ने। खाली टाइम था उसके पास, क्या करना है उसको। तो गिल्ट नहीं पालना कि हम ज्यादा पेज भर रहे हैं कम पेज भर रहे हैं। और इससे भी मत परेशान होना कि भाई पड़ोसी ने सीट भर दी मैंने नहीं भरी। सीट भरना इज नॉट अ पैरामीटर कि आपके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक, इधर देख लेते हैं। सब खत्म हो गए, सारे आइटम चले गए हमारे, कुछ बचा? देखो सब निकल गए। एवरी आइटम इज टच्ड। इतना आसान था करना। हो गया ना सारा कुछ। अब हमें क्या करना है, क्लोज क्लोज करना है सर, चलो क्लोज करते हैं। आइए क्लोज करें। वैल्यू बताओ कितनी है, कितना वैल्यू है? 3000 है, 3000 कर लीजिए यहाँ, 3000। चलो, अब हम सबसे पहले लास्ट से क्लोज करते हैं, वहां से शुरू करते हैं इधर। प्रोविजन फॉर टैक्स कितने का था हमारे पास क्वेश्चन में? 64,000। लिख लिया, 0,0,0,4,4,244। क्या आ गया? नेट क्या निकल कर आया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ऐसे बोलकर आ गया 244। ठीक है जी, लग गया। इस वैल्यू को कहाँ डालना है आपने? इस वैल्यू को आपने यहाँ डालना है, इस जगह पे। और इस जगह पे नहीं डालना, आउटर में डालना है 244। ऐसे आउटर कॉलम में डालना है। आपके स्कूल में हो सकता है सारी चीजें राइट कॉलम में करवा दें, एक ही में करवा दें, नहीं करना है इससे। इससे फिर पता है 5 चीजें आ जाएंगी, जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। अब देखो कैसे कर रहा हूं मैं। टोटल करिए कितना आएगा? 0,0,0,1, 2,21,000। ठीक है जी। इसका टोटल करिए कितना आएगा? 45,000। ब्रैकेट में लगाना मत भूलें, ठीक है जी। और नीचे यहाँ लगाएंगे लाइन से। अब ये लाइन लगा दी तो क्या है मेरे पास, इन सबका टोटल करूंगा तो क्या वैल्यू निकल आएगी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगी यहाँ पर। व्हाट इज द वैल्यू? 244 में 221 प्लस करके 45 माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आती है? हाँ, और ये करके बताना मुझे, ऐसे एक्सप्रेशन मत दो। क्या है? 420, 420 ही। अब तो आईपीसी खत्म हो गया, 420 सेक्शन ही नहीं रहा। बोल क्या है? 4,20,000। ठीक है। मेरे जो स्कूल में आई कार्ड है ना, पता क्या नंबर है उसका? 100,420। 100 पुलिस का नंबर होता था, 420 चोरों का। 4,20,000 ऐसा करके, ठीक है। और वही मैं करता हूँ, चोर पुलिस खेल रहा होता हूँ बच्चों के साथ। ठीक है, भाग रहे होते हैं बच्चे, यहाँ से वहां से वहां से पकड़ रहा होता हूँ। ठीक है चलिए। अगर मैं स्कूल छोड़ के गया ना, तो स्टूडेंट मतलब उनको हॉन्टिंग की फीलिंग आएगी, अबे कहीं से तो नहीं आ गया। ठीक है, चल ठीक है। 420। और लिटरली ऐसे ही होता है, कुछ लोग जैसे सोच रहे थे अबे आ तो नहीं गया, और मैं पीछे खड़ा होता हूँ। क्या? एक बच्चा बोला अबे आया तो नहीं है वो, मैं कहता हाँ भाई खड़ा ही हूँ यहीं पर ही मैं। ये 420 हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको ले लीजिए, इसका टोटल करिए कितना है? व्हाट इज दिस वैल्यू? 31,000। व्हाट इज दिस वैल्यू? कितना? ऐसे कर लिया, ब्रैकेट में निशान लगा दिया इधर, और इसको अंडरलाइन कर दिया ऐसे। अब जो जो पिछली वैल्यू थी आपकी, व्हाट वाज दैट पिछली वैल्यू? 420। क्योंकि ये तो क्वेश्चन नीचे से नीचे चलता है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं प्लस करने, मैं तो अगली पेज पे ले जा रहा हूँ। 420 में 31 जोड़ दो और 58 माइनस कर दो, तो क्या निकल कर आएगा? 3,93,000। ठीक है जी। और उसके बाद हमने एक काम किया था क्या? ये देखिए, उसके बाद हमने क्या काम किया था, देखो यहाँ, ये रहा। हमने टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन को क्या किया था, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ इसको, माइनस टैक्स। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस टैक्स करेंगे। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है नहीं, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसको मैंने क्या कर दिया इधर, 3864 लिख दिया इधर। अब इसको अंडरलाइन कर देंगे तो क्या निकल रहा है वैल्यू? व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर? ये इसको आप यहाँ लिख दे, इसको लाइन यहाँ, पूरा लाइन यहाँ तक ले जाएं इसको। और इसको, हाँ क्या, कितना वैल्यू है? 3,29,000। और इसको, ये पॉजिटिव है ना, तो क्या लिखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और अगर आप देखते हैं अपना, तो वट वट आंसर दे गिव यू 3,29,000। दैट इज योर आंसर, और ये आंसर आपका यहाँ मैच करता है। देख लीजिए फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको करने में आसानी हो। तो क्योंकि हमने पहली पहली बार किया, इसमें हमें स्पेस ज्यादा छोड़ना पड़ा। बाद में जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं आपके पास। तो सिस्टमेटिक था। आप अच्छा ऐसा करेंगे तो आपको स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। यही तो करना है हमें। मुझे मुझे मेन मेन चीजें क्या लिखनी है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, और क्या लिखना है, ये वाला और ये वाला, बस इतना ही तो लिखना है। तो सिस्टमेटिक तरीके से नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन बनेगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी, कोई आइटम छूटेगा नहीं। आप देख रहे हैं, हम एक एक आइटम को टच करते हुए चले, एक एक आइटम को टच करते हुए चले, देखो ऊपर से नीचे की तरफ। देख लिया इसको? ठीक है जी। करेक्ट। कैसे प्लेस करना है पता चला अब आपको? पता चल गया? देख लिया अब। सुन, कभी तो सुन लो, बातें हो जाएंगी। उसकी आवाज रिकॉर्ड करके घर ले जाओ, सुनते रहना तकिए के नीचे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसे ही, अगर दिख जाए मुझे तो। दिख नहीं रहा वैसा मुझे। देखना जरा, एक्सरसाइज में दिख रहा है आपके पास क्वेश्चन जहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन हो? अब बैलेंस शीट के साथ इंफॉर्मेशन है नहीं? दिख रहा है किसी को? देखो, जस्ट लुक एट द क्वेश्चंस। ये भी नहीं है। नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। चलिए। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 19 करा था ना? इधर आ जाइए। अपनी बुक का इस क्वेश्चन को करिए। वही स्ट्रक्चर बनाना, इन आइटम को वहां डालना है बस। अब आपके पास सारे आइटम, आपको मालूम है आइटम की प्लेसिंग कैसे होती है। आप जानते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ जाएगा। आप जानते हैं फाइनल डिविडेंड का, डिविडेंड का कहाँ जाएगा आपका? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट में ऐड होगा। कंपनसेशन कहाँ जाएगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की तरह होगा ट्रीट। और डिप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग। लॉस एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, ये मालूम है आपको। और गेन, ये भी, प्रोविजन भी, डिविडेंड भी, एवरीथिंग इज ये रुक जाइए थोड़ा सा, एक मिनट बुक खोलना जरा। मैं नहीं चाहता कि आप गिरे अभी। एक बार सभी के पास बुक होगी ना शायद। बुक खोलिए जरा एक बार। आप इलस्ट्रेशन 31 करिए। इलस्ट्रेशन 31 करना। आपकी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 31, इसको करिए। आई एम राइटिंग है। आप करिए। इलस्ट्रेशन 31 करिए। पेज नंबर कितना है? 5.40। अच्छा, इलस्ट्रेशन 40 में एक छोटी सी चीज जो आपको समझने वाली, ध्यान रखनी है, वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। आपके पास क्वेश्चन में पता है क्या दे रखा है? आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, प्रोविजन फॉर टैक्स भी दे रखा है। अब जैसे एक बच्चे ने पूछा था ना कि अगर प्रोविजन टैक्स ओपनिंग क्लोजिंग और टैक्स पे आए तो क्या करना है। तो जहां हम एक हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जहां दो हैं वहां भी कोई दिक्कत नहीं होती, जहां तीन हो जाते हैं वहां दिक्कत हो जाती है। अरे भैया, तारुष, तारुषी, तीसरा आएगा तो दिक्कत नहीं होगी? नहीं, यहाँ भी वैसी दिक्कत आती है, यहाँ भी आएगी। आरुष, आरुषी, और तीसरा आ जाए कोई तो दिक्कत। तो यहाँ भी क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग भी है, प्रोविजन फॉर टैक्स क्लोजिंग भी है, और तीसरी फिगर आएगी तो आपको अकाउंट बनाना पड़ जाएगा। जैसे ही आपके पास दो से तीन हुए, आपको अकाउंट बनाना पड़ जाएगा। गेट बंद कर देना जरा। तो कैसे करेंगे, इसका मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर आप क्वेश्चन को कर लेना। यहाँ क्या करना है मुझे, आई प्रिपेयर इसमें, यहाँ मैं बना के दिखाता हूँ आपको। इसी लिस्टेशन में आपको एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग की फिगर आ चली है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये है
प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, डेबिट में और क्या क्रेडिट में? रुपीज, पर्टिकुलर्स, रुपीज, पर्टिकुलर्स, ठीक है जी। अब आप जानते हैं प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, बचपन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया था। इसी क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन 31 में लास्ट में जाइए, प्रोविजन कितने का? 15,000। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? बैलेंस बीडी। ओपनिंग प्रोविजन कितने का? 15,000। और बैलेंस सीडी कितने का है? बैलेंस सीडी, देखो बैलेंस सीडी कितने का दिख रहा है? 10,000 का। ऐसा दिख रहा है? बेटा बहुत जरूरी चीज मिस कर रही है, ये बाद में कर लेना ठीक उसको, पहले कुछ नहीं तो पहले समझ इसको। जब भी कोई जरूरी चीज कर रहा हूँ गायब, बैठो। ये ओपनिंग वैल्यू है, क्लोजिंग वैल्यू है, यू विल नॉट एबल टू रिकॉल, फिर रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। बैलेंस बीडी है और 15,000 यहाँ पर वैल्यू आ गया, ठीक है, कर देना बाद में साफ। ओपनिंग क्लोजिंग फिगर दिख रही। अब जरा समझना, अगर टैक्स पेड होगा तो वो इधर दिखेगा, और अगर प्रोविजन मेड होगा तो वो इधर दिखेगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में प्रोविजन जब बनता था तो इस तरफ, और पेमेंट होती तो मतलब जब मशीन चली जाती तो इस तरफ। अब अगर हम टैक्स का अकाउंट बनाएंगे, टैक्स प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, कम कब होगा? जब हम पे करेंगे। अगर ये इंक्रीज होना होगा तो इस तरफ दिखेगा, और डिक्रीज होना होगा तो इस तरफ। तो जब मैं टैक्स पे कर दूंगा तो मेरा प्रोविजन कम होगा, और जब मैं प्रोविजन और क्रिएट करूंगा तो क्या होगा? मेरा इस तरफ होगा। ठीक है। अब जरा इस क्वेश्चन में देखिए, प्रोविजन मेड है या टैक्स पेड गिवन है? बताइए। नहीं जी, नहीं जी। प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में, देखिए जरा क्या दिख रहा है? टैक्स पेड कहाँ से आ गया? ये देखो क्या लिखा है बड़ा बड़ा, कहाँ लिखा है टैक्स पेड? क्या लिखा है? प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोविजन बना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से प्रोविजन बना है। अच्छा मुझे बताओ, हाउ प्रोविजन इज क्रिएटेड? प्रोविजन इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से निकाल के बनता है। तो क्या कर रखा है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में अगर माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स कर रखा, व्हाट डज इट मीन? टैक्स पेड हुआ है, प्रोविजन मेड हुआ? प्रोविजन बना ना। तो प्रोविजन बनेगा तो मैं इस तरफ जाऊंगा, क्या लिखूंगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्या लिखूंगा? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, ऐसे लिखूंगा। और अगर क्वेश्चन में नीचे लिखा, नीचे कहीं लिखा रहता टैक्स पेड, तो मैं इधर चले जाता। तो ये क्या होता है? एक बैलेंसिंग फिगर होती है। अगर प्रोविजन मेड दे रखा है तो टैक्स पेड निकल आएगा, और अगर टैक्स पेड दे रखा है तो प्रोविजन मेड निकल आएगा। अभी आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है? प्रोविजन मेड। कितना प्रोविजन मेड बोला इसने? प्रोविजन मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000 का। तो ये कितना हो गया? 65,000। ये कितना हो गया? 65,000। यहाँ लिखेंगे बैंक, बैंक कितना? 55,000। और ये बैंक क्या हो जाएगा आपका? टैक्स पेड हो जाएगा। ओपनिंग वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू दोनों दे रखी है, और आपको प्रोविजन फॉर टैक्स मेड दे रखा है। तो जब मैं इसे इधर रखूंगा तो ऑब्वियसली बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आएगी। अगर बैलेंसिंग इस तरफ आए तो बोलेंगे टैक्स पेड, और अगर टैक्स पेड दे रखा है और बैलेंसिंग फिगर आए तो बोलेंगे प्रोविजन मेड। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है जरा समझिए। ये जो होता है ये वाला, ये ऊपर जाके हमें क्या करना होता है? ऐड। ऊपर मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करना होता है। और ये फिगर कहाँ करनी होती है आपको? नीचे जाके आपको क्या करनी होती है? माइनस। कहाँ? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस टैक्स। अभी मैंने दिखाया था ना आपको ये वाली जगह, ये टैक्स, ये जो टैक्स माइनस करा ये कौन सा वाला है? जो पेड है। ये कौन सा वाला है? टैक्स पेड है। और ये जो निकला ये वाला, सॉरी इस जगह पे निकला था ये वाला, कहाँ गया वो फिगर यार? वर्किंग नोट किधर गया हमारा? गुम। ये रहा ये वाला, ये वर्किंग नोट देख रहे हैं? ये प्रोविजन फॉर टैक्स ये वाला है। ऊपर प्रोविजन फॉर टैक्स, नीचे टैक्स पेड। ध्यान रहेगा। अब इस क्वेश्चन को कर लीजिए, अब करिए इस क्वेश्चन को। नहीं होगा ना, नहीं होगा। कहीं ना कहीं वेरी नलीफाई तब होता ना जब एग्जैक्ट होते, अब एग्जैक्ट तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट दिखेगा। ये अपने पास सामने रखिए और अब करिए उस क्वेश्चन को सॉल्व। अब जाओ, चली जाओ हाथ धोने के लिए। दिस पार्ट, मान लो आपके क्वेश्चन में सिर्फ ओपनिंग प्रोविजन और क्लोजिंग प्रोविजन दे रखा है, तो जो ओपनिंग प्रोविजन है वो ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, और जो क्लोजिंग प्रोविजन है उसे टैक्स की पेमेंट की तरह ट्रीट कर देंगे। हाँ क्लोजिंग सॉरी, ओपनिंग प्रोविजन जो है उसको मानेंगे टैक्स की पेमेंट, क्योंकि पिछले साल का प्रोविजन इस साल की पेमेंट।
क्लोजिंग वाले प्रोविजन को क्या कर देंगे, ऊपर ऐड कर देंगे। अब वो नया प्रोविजन खत्म। इधर देख, ये ओपनिंग है ना, अगर ये ना होती एडजस्टमेंट, ओपनिंग क्लोजिंग होता था, इसको टैक्स पेड बोल देते, इसे प्रोविजन मेड बोल देते, काम खत्म। ठीक है। लेकिन अब आपके पास क्या हो गया, इस साल का प्रोविजन भी आ गया, तो मैं ऐड करूंगा, फिर देखूंगा क्या बैलेंसिंग, तो वो फिर अब जो है ना, ये और ये इसका कोई यूज ही नहीं है, इट इज यूजलेस। अब आपको दो चीज इस्तेमाल करनी है, ये वाली और ये वाली। हाँ, फिर और बनाया तो 60 हो गया। अब रुक जा, अब बचा कितना आपके, 10 में 55 पे हुआ। अब आपकी फिगर एग्जैक्ट होगी ना। अब आपका फाइनेंसिंग के, सॉरी, इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग के अंदर जो माइनस है वो 55 होगा, और ऐड होगा 50 होगा। हाँ जी। पेमेंट में जा रहा है। और अगर रिफंड हुआ, रिफंड रिफंड है इस क्वेश्चन में, देखो। हाँ, रिफंड का फिर ट्रीटमेंट अलग होता है, बोलो क्या है, कर लिया। जैसे मैंने सबसे पहले आपके साथ क्या काम किया था कि मैंने आपको सबसे पहले वो इसकी टैक्स की कैलकुलेशन बता दी थी, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कितना है क्वेश्चन में, बताओ मुझे, व्हाट इज द अमाउंट। 2,15,000। अगर मैं इसे ब्रैकेट में कर दूंगा तो इट विल डिनोट लॉस ही। ठीक है। प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स कितना लिखा था मैंने, ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्स कितने का था हमारे पास क्वेश्चन में, 50,000 का। आई राइट 50,000 का प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है जी। ये वैल्यू डाल दी। टैक्स को यहाँ जोड़ना होता है। अच्छा, टैक्स का काम एक इस जगह पे भी और आया था यहाँ पर, माइनस टैक्स। माइनस टैक्स, टैक्स पेड। टैक्स पेड कितना है बताइए। हाँ, 55,000 का टैक्स पेड है, यहाँ ब्रैकेट में रखे हमने कर दिया। तो जो हमने यहाँ वर्किंग नोट बनाया था ना, उसका काम पूरा हो गया। हमेशा क्वेश्चन में पता है क्या करें, सबसे पहले एडजस्टमेंट खत्म करें। अब ये वैल्यू हो गई, चलिए अब अपने आंसर, जो क्वेश्चन में जो पहली वैल्यू थी, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो लिख दिया आपने। अब आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाले आइटम से शुरू करिए, कौन कौन से आइटम लेके चल रहे हैं बताइए। अरे एक मिनट दिखाओ बुक मुझे। अब मुझे, अभी मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, रुक जाइए। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16 लाख रुपए का, कुछ नहीं करना उसका, देख लीजिए, उसको क्रॉस कर दीजिए। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का कुछ नहीं करना, ये भी खत्म है आपके लिए। चेंज इन स्टॉक कितने का दिख रहा है, 25,000 का। इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा, तो क्या करना है, यहाँ चलेंगे इस तरफ। क्या लिखेंगे, बड़ा है तो मतलब यहाँ पर लिखेंगे माइनस क्या, स्टॉक, कितने का, 25,000 का। आई पुट दैट इन द, ऐसे। ठीक है जी। इसके बाद चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग होते हैं, कुछ नहीं करना उसका। डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन 1 लाख, इसका करना है हमें यहाँ। प्लस डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कितने से करना है बताइए, 1 लाख रुपए का, हम लोग यहाँ 1 लाख रुपए लिख लेंगे। ऐसे चला गया, और थोड़ा आगे चलते हैं। अदर एक्सपेंस 40,000, कुछ लिखा, कुछ नहीं करना, अदर एक्सपेंस लिखा, कुछ नहीं करेंगे उसका। अगर नॉन ऑपरेटिंग हो तो लेंगे, मतलब नॉन ऑपरेटिंग, कुछ कुछ नहीं, खाली लिखा हुआ, कुछ नहीं करना उसका। अदर एक्सपेंस के साथ अगर लिखा हो कि हाँ ये ऑपरेटिंग नॉन, कुछ नहीं पता तो हम ऑपरेटिंग मानेंगे उस। ठीक है। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स हमने कर दिया, चेंज इन इन्वेंट्री हमने कर दी। सन्ड्री डेटर की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है 25,000 से। सन्ड्री डेटर का बढ़ना क्या हो जाएगा, माइनस सन्ड्री डेटर्स कितने से, 50,000, सॉरी कितना बढ़ा सन्ड्री डेटर्स, 25,000 से, ब्रैकेट में है। ऐसे कर दिया। थोड़ा नीचे चले, और बिल्स रिसीवेबल की वैल्यू क्या हो गई, घट गई है, तो यहाँ करेंगे प्लस, बिल्स रिसीवेबल कितने से, 10,000 से। और चलें आगे, सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू क्या हो गई है, घट गई है, तो माइनस सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने से, 10,000 से। चलो, उसके बाद नीचे चलते हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई है, तो प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने से बढ़ा दी, 5,000 से बढ़ा दी। ऐसे। फिर और आगे चले, प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का है, प्रीपेड इंश्योरेंस आपका कितने से बढ़ गया, 2,500 से। ठीक है। तो माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, 2,500 ब्रैकेट में। और टैक्स हम कर ही चुके थे, प्रोविजन फॉर टैक्स कर दिया था। अगर एडजस्टमेंट ना होती तो
ओपनिंग वाला टैक्स पेड और क्लोजिंग वाला क्या होता, करंट वाला क्या होता, प्रोविजन मेड। सारे आइटम चले गए, पकड़ना किसकी बुक थी। अब हम लेके चल रहे हैं इधर से। व्हाट वाज माय फिगर हियर, ये मेरी फिगर कितने से आई बताइए। 0,005 6, 165 नेगेटिव आई। नेगेटिव लिखना है इसको। क्या है ये क्या है, नेट लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ऐसे करके बनाए। ठीक है जी। चलो, तो कितना कितना फिगर थी ये बताइए, व्हाट वाज दिस फिगर। 1,65,000 आपने ब्रैकेट में रख दिया ऐसे। ये वैल्यू 1 लाख एज इट इज बाहर रख दी। ठीक है। ये नील आया, नील तो नील ही लिख दीजिए, नील। कोई फर्क नहीं पड़ता, दो लाइनें ज्यादा लिख दी, नील लिख देना, कुछ नहीं है। नॉन कैश नॉन रिसीव पेमेंट का तो कुछ था ही नहीं यहाँ पर। इनका टोटल करके बताइए क्या निकला। 65,000 क्या आया, ब्रैकेट में आया। ठीक है। अगले पेज पे चलूंगा। 65,000 देखो ब्रैकेट में ऐसे लिखना है। अब बोलेंगे हमारा पेज खाली, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन आप उसे छोड़ दीजिए खाली। नेक्स्ट पे चलिए। 65, ये वैल्यू कितनी आई आपके पास यहाँ पर, 15,000। व्हाट इज दिस वैल्यू, 50, 60, 62,000, 62,500 ब्रैकेट में ऐसे कर दिया। अच्छा, वो वैल्यू पुरानी कितनी थी, 65 था नेगेटिव, और ये 65 और वो, तो टोटल कितना बनता है यहाँ वैल्यू, यहाँ कितना आ रहा है। हाँ, 1 लाख ब्रैकेट में ना, ये रहा। और इसका टोटल बताइए कितना बनता है, 67,500 ब्रैकेट में। तो फिर यहाँ क्या बोलूंगा मैं, नेट कैश फ्लो नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, फ्लो नहीं बोलूंगा इसको, क्या बोलूंगा, नेट कैश यूज्ड। व्हाट इज योर आंसर, क्या आंसर है। अरे इससे अलग है क्या, गलत है। ठीक है, अबे ठीक है, रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। खुद- अब तो चिंगम मर गई होगी ना, तो फेंक देते उसको, तुम्हारी तो जॉ लाइन भी है। अब क्या चाहिए, मेंटेन करने के लिए। कितना अजीब सा लगता है, मैं पढ़ा रहा हूँ और एक बच्चा ऐसा अपना मुंह जैसे भैंसे की तरह चबा रहा होता है। अगेंस्ट सर्टिफिकेट्स बेटा नहीं, तुम मैं आई डेयर टू टेल यू, कॉलेज में प्रोफेसर तुम्हारे जो इंटरनल होते हैं वहां करेंगे कट शाट, सामने सामने कोई बोलेगा नहीं। सो यू गॉट योर आंसर, नेट कैश यूज्ड, यूज्ड फ्रॉम नहीं होगा, यूज्ड इन, यूज्ड इन, एंड दैट्स योर आंसर। तो जो लूज इंफॉर्मेशन है, अब ऑपरेटिंग एफडी का स्ट्रक्चर मालूम है आपको, ऐसे चीजों को प्लेस करना है। तो हो गया ये वाला पार्ट। अब देखिए जरा, आप अपनी बुक के कौन कौन से क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। लाइक यू कैन टेक 18 क्वेश्चन, सारी चीजें आपके पास है। ये देखो, ये रहा पूरा, बहुत कुछ है आपके पास। ठीक है। 19 हमने कराया आपको। अ, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है आपको, 16 करना आप, 17 करना। ठीक है, ये रहा। इन्हीं को तो करना, प्लस माइनस करके लिखना है। ठीक है जी। कैश फ्लो फ्रॉम 15वां क्वेश्चन करना आप यहाँ पर, 14 कर सकते हैं आप यहाँ पर, करेंगे ये वाला, ये वाला। हाँ, ये 13, 12। बस हाँ, 11 को नहीं करना। 11, हाँ 11 भी हो जाएगा देखो। 11 में पता है क्या चीज है, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। तो मतलब ओपनिंग क्लोजिंग का कुछ नहीं करना है, डिफरेंस लेके चलना है यहाँ। बोलो, बस ठीक है, हो गया। आज का इतना ही काम है। और अगली क्लास में जब हम मिलते हैं तो विल टेक बड़ा क्वेश्चन, इसमें ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग और बैलेंस शीट के साथ। अरे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बढ़ता कब है, जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो 10,000 इज योर डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। हाँ, हाँ उधर जाएगा बस। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं पढ़ा था ना बचपन में, छोड़ दिया, सिलेबस से काट दो, काट दो, लो काट दो। बात, कोई बात, कहते हैं ना बड़ों की बात और आंवले का स्वाद बाद में पता चलता है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, इसको वहीं वाइंड अप कर रहे हैं।